मिस्र के पिरामिड आज भी खड़े हैं। ये मिस्र के शानदार इतिहास की कहानी कहते हैं। सदियों से इन विशाल इमारतों ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। आखिर कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई? इन परियोजनाओं का विशाल आकार ही लोगों को हैरान कर देता है। आज इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद ऐसी कोई भी चीज बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। पिरामिड बस पत्थरों का ढेर नहीं है, ये बहुत ही सटीक तरीके से बनाई गई इमारतें हैं। जिस सटीकता से पत्थरों को काटा और जोड़ा गया है वह अद्भुत है। यह दर्शाता है कि उन्हें ज्यामिति और खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। ये इमारतें हजारों सालों से खड़ी हैं, जो उनके बनाने वालों के कौशल का प्रमाण है। पिरामिड सिर्फ फिरौनों की कब्रें नहीं थीं, ये ताकत और अमरता के प्रतीक थे। ये दुनिया के लिए एक संदेश थे, जो फिरौन की दिव्यता और मिस्र सभ्यता की ताकत का ऐलान करते थे। पिरामिडों का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसमें हजारों कुशल कामगारों की मेहनत लगी थी। ये कामगार गुलाम नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। ये सम्मानित कारीगर थे जो राष्ट्रीय महत्व की परियोजना पर काम कर रहे थे। पिरामिडों के बनने के सदियों बाद हेरोडोटस और डियोडोरस सिकुलस जैसे प्राचीन इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा। उनके लेखन से हमें मिस्रवासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण तकनीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। हालांकि कभी कभी ये जानकारी विरोधाभासी भी होती है। हेरोडोटस, एक यूनानी इतिहासकार जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र गया था, ने बताया कि पत्थरों के विशाल ब्लॉकों को हिलाने के लिए लीवर और रोलर्स की एक प्रणाली का उपयोग किया जाता था। उसने एक मशीन के बारे में बताया जिसे अब हेरोडोटस मशीन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी असली बनावट क्या थी, इस पर विद्वानों के बीच अभी भी बहस चल रही है। डियोडोरस सिकुलस, एक अन्य यूनानी इतिहासकार जिसने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था, ने बताया कि पत्थरों को हिलाने के लिए मिट्टी के रैंप का इस्तेमाल किया जाता था। उनका मानना था कि जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, वैसे वैसे इन रैंप को भी ऊंचा किया जाता था, ताकि कामगार पत्थरों को ऊपर तक ले जा सके। हालांकि ये दस्तावेज हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग देते हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। हेरोडोटस और डियोडोरस दोनों पिरामिडों के बनने के सदियों बाद जीते थे। उनके लेख दूसरों से मिली जानकारी और अटकलों पर आधारित हैं। पिरामिडों का निर्माण पत्थरों के विशाल ब्लॉकों को खदानों से निकालने से शुरू हुआ। इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री चूना पत्थर और ग्रेनाइट थी, जो दोनों ही मिस्र में बहुतायत में पाए जाते थे। गीजा पठार से ही निकाले गए चूना पत्थर का इस्तेमाल पिरामिड के मुख्य भाग को बनाने के लिए किया गया था। इस मुलायम पत्थर को आकार देना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। ग्रेनाइट, जिसे दक्षिण में स्थित जगहों से निकाला गया था, का इस्तेमाल पिरामिड के बाहरी आवरण और अंदरूनी कक्षों के लिए किया गया था। खदानों से पत्थर निकालने का काम बहुत मेहनत वाला था, जिसमें हजारों कामगारों की जरूरत पड़ती थी। पत्थरों के ब्लॉक काटने के लिए तांबे के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी की कीलें दरारों में ठोंकी जाती थीं, फिर उन्हें पानी में भिगोया जाता था ताकि वे फैल जाएं और पत्थर टूट जाए। एक बार खदानों से निकाल लेने के बाद इन विशाल ब्लॉकों, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन तक था, को पिरामिड निर्माण स्थल तक पहुंचाना पड़ता था। यह यात्रा, जो अक्सर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरती थी, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मिस्र की जीवन रेखा कही जाने वाली नील नदी ने पिरामिडों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशाल पत्थरों के ब्लॉकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि मिस्रवासी खदानों से निर्माण स्थलों तक पत्थरों को ले जाने के लिए नहरों और जलमार्गों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। सालाना बार के दौरान नील नदी अपने किनारों से ऊपर बहती थी, जिससे अस्थायी जलमार्ग बन जाते थे। मिस्रवासी नदी के बहाव का इस्तेमाल करके पत्थरों के विशाल ब्लॉकों को बजरों पर लादकर पिरामिडों के पास पहुंचाते थे। परिवहन का यह तरीका कुशल था और इसमें कामगारों की जरूरत भी कम पड़ती थी। इससे यह भी पता चलता है कि मिस्रवासी इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी दूर तक कैसे ले जाते थे। अपनी नियमित बार के साथ नील नदी पिरामिडों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सहयोगी थी, जिन्हें पानी या तेल से चिकना किया जाता था। स्लेज के आगे रखे गए रोलर्स से घर्षण कम होता था और भारी बोझ को हिलाना आसान हो जाता था। मिट्टी, ईंट या पत्थर से बने रैंप का इस्तेमाल पत्थरों को पिरामिड के किनारों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, वैसे वैसे रैंप को भी ऊंचा किया जाता था।
जिसके लिए बहुत सारी सामग्री और कामगारों की जरूरत पड़ती थी। इन रैंप को किस तरह बनाया गया था, इस पर अभी भी बहस चल रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक ही सीधे रैंप का इस्तेमाल किया गया था, जबकि अन्य का तर्क है कि पिरामिड को घेरे हुए सर्पिल रैंप की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। भाग 7, हर तरफ पानी, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिद्धांत। हालांकि स्लेज, रोलर्स और रैंप के इस्तेमाल को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसके अलावा और भी सिद्धांत बताते हैं। ऐसे ही एक सिद्धांत से पता चलता है कि मिस्रवासियों ने पानी से चलने वाले भारोत्तोलन सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा। यह सिद्धांत कुछ पिरामिडों के आसपास प्राचीन पानी के कुंड और कक्षों की खोज पर आधारित है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि मिस्रवासियों ने पत्थरों के विशाल ब्लॉकों को ऊपर उठाने के लिए नहरों और पानी से भरे कक्षों की एक प्रणाली का इस्तेमाल करके उन्हें तैराया होगा। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार इन कक्षों में पानी के बहाव को नियंत्रित करके मिस्रवासी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पत्थरों को ऊपर या नीचे कर सकते थे। हालांकि इस सिद्धांत का अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता और पानी की इंजीनियरिंग में उनकी महारत को उजागर करता है। भाग 8, गीजा का महान पिरामिड, समय का प्रमाण। सभी पिरामिडों में से फिरौन खुफू के लिए बनाया गया गीजा का महान पिरामिड सबसे प्रभावशाली है। यह गीजा के 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। गीजा का महान पिरामिड इंजीनियरिंग और सटीकता का एक अद्भुत नमूना है। ऐसा अनुमान है कि इसमें 20 लाख से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन है। इन ब्लॉकों को इतनी सटीकता से काटा और जोड़ा गया है कि उनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं डाला जा सकता है। पिरामिड के अंदरूनी कक्षों और रास्तों को मुख्य दिशाओं और कुछ तारों के साथ अद्भुत सटीक